हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। यानी कि सफलता किसी एक चीज के ऊपर निर्भर नहीं होती। सफलता जो है बहुत सारे हमारे प्रयासों का, बहुत सारी चीजों का मिला जुला समावेश होती है, मिला जुला एफर्ट होती हैं, ठीक है, जो कि हम प्रतिदिन बार बार दोहराते हैं। ये नहीं कि एक दिन आपने काम कर लिया बस हो गया, नहीं, आपको हर दिन वही एंथुजियाज्म के साथ में, वही जील के साथ में, वही जोश के साथ में वो काम करना होगा, तब जाके सफलता हासिल होती है। ठीक है, चलिए हम भी अपने इसी दिनचर्या को कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। The resumption of fishing of India's eastern coast including the Palk Bay। resumption मतलब दोबारा से शुरुआत करना। तो जो फिशिंग सीजन होता है ईस्टर्न कोस्ट में, हिंदुस्तान के, वहाँ पे फिशिंग की दोबारा से शुरुआत हो गई है, जिसमें कि पाल्क बे भी शामिल है। आफ्टर द एनुअल 61 डे बैन ऑन फिशिंग। होता क्या है, साल में कुछ समय के लिए फिशिंग बैन कर दी जाती है, जिस समय पे उनका रिप्रोडक्शन का समय होता है, एग देने का समय होता है फिशेस का, उस समय के लिए। ठीक है, तो 61 डे का जो एनुअल बैन होता है फिशिंग के ऊपर, उसके बाद अब दोबारा से शुरुआत हो गई है। हैज लेड टू द डेथ ऑफ अ सोलर फ्रॉम द श्रीलंका नेवी। बोल रहे हैं जिसकी वजह से क्या हुआ है कि एक श्रीलंका नेवी के एक सेलर की मौत हो गई है। द श्रीलंकन नेवी हैड कैरिड आउट एन ऑपरेशन ऑन जून 25 मॉर्निंग टू चेज अवे अ क्लस्टर ऑफ इंडियन पोचिंग ट्रॉलर। बोल रहे हैं कि श्रीलंका नेवी ने क्या किया था कि एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था। कब? जून 25 को एक ऑपरेशन चलाया, जिसमें कि उनका उद्देश्य क्या था कि जो पोचिंग मतलब गैर कानूनी तरीके से जो फिशिंग करते हैं उसके ट्रॉलर्स एक तरीके का जहाज होता है शिपिंग का, ठीक है, मछली पकड़ने वगैरह का जहाज होता है। तो उसको उनने क्या करना था, क्लस्टर यानी कि ग्रुप, तो कुछ ग्रुप था इंडियन पोचिंग ट्रॉलर्स का, उसको वो चेज अवे यानी कि भगाना चाहते थे इन श्रीलंकन वाटर्स ऑफ कनकेशंथुराई। बोल रहे हैं कहाँ पे था ये। अब हर एक देश की बाउंड्री है, इंडियन ओशन, श्रीलंकन ओशन, पैसिफिक ओशन, अरब महासागर, बोलते हैं इस तरीके से बोला जाता है, शब्दावली ये यूज़ की जाती है। तो वो किस लिए यूज़ की जाती है शब्दावली? क्योंकि उनका कुछ डिस्टेंस है कि इतने एरिया तक इंडियन ओशन फैला हुआ है, इसके बाद में अरेबियन सी फैली हुई है, इस तरीके से। तो ये जो थे इंडियन फिशरमैन जो थे, ये कहाँ पहुंच गए थे, श्रीलंकन बॉर्डर्स में पहुंच गए थे, वहां के पानी में पहुंच गए थे। कनकेशंथुराई करके जगह होगी वहां पे, जो कि जाफना के पास में है। अ ट्रॉलर वेसल वॉज इम्पाउंडेड एंड 10 फिशरमैन एप्रीहेंडेड। तो क्या किया गया, जो ट्रॉलर वेसल था उसको क्या किया गया, बोल रहे हैं अ ट्राउलर वेसल वॉज इम्पाउंडेड मतलब कि जब्त कर लिया गया। तो जो ट्राउलर वेसल था एक, वो जब्त कर लिया गया, एंड 10 फिशरमैन एप्रीहेंडेड मतलब गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, ऑफ होम 8 वर फ्रॉम, जिनमें से 8 जो है तमिलनाडु थे और बाकी जो थे वो आंध्र प्रदेश से थे। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल केसेस ऑफ इंडियन तमिलनाडु फिशरमैन डाइंग टू। और कुछ तमिलनाडु के हिंदुस्तानी नागरिकता वाले फिशरमैन की मृत्यु की भी खबरें आ रही हैं। द तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन सॉट द इंटरवेंशन ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। उन्होंने रिक्वेस्ट करी, उन्होंने चाहा कि भाई जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो इसमें हस्तक्षेप करें। ठीक है, इन रिलीजिंग द वेसल एंड द मेन, ताकि वो लोग जो है वो भी छुड़ाया जा सके, उनको भी वहां से छुड़ाया जा सके, मुक्त करवाया जा सके, और उनका वेसल जो था, उनका जहाज जो था, उसको भी मुक्त कराया जा सके। इन हिज रिप्लाई सेंट टू द चीफ मिनिस्टर ऑन थर्सडे, तो जो अपना जवाब उन्होंने भेजा थर्सडे को चीफ मिनिस्टर को, मिस्टर एस जयशंकर said the Indian High Commission had been seeking the early release of 34 fishermen। कि जो इंडियन हाई कमीशन है वो ज़रूर प्रयास कर रहा है कि उन 34 फिशरमैन को जल्द से जल्द रिलीज किया जाए,
इन जुडिशियल रिमांड, जो कि वहाँ पे जुडिशियल रिमांड में है, एंड 6 others who were serving sentence, और 6 दूसरे लोग जिनको की सज़ा हो चुकी है, ठीक है, वो अपनी सज़ा काट रहे हैं. दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर द टू कंट्रीज टू रिवाइव द नेगोशिएशन प्रोसेस. तो ये एक अच्छा मौका है दोनों देशों के लिए कि वो अपने नेगोशिएशन प्रोसेस जो है उसको रिवाइव कर सके, दोबारा से उजागर कर सके, पुनर्जीवित कर सके. एक्सक्लूसिवली टू डील विद द फिशरीज डिस्प्यूट, खास तौर पे जो कि मछली जो फिशरी का जो मार्केट है, मछली का जो व्यवसाय है, इसमें जो मतभेद है दोनों देशों के बीच में, उसको खास तौर पे डील करने के लिए, विच बिकेम एग्रेवेटेड इन द वेक ऑफ द 1974 एंड 1976 बायलैटरल एग्रीमेंट्स, जो कि कब ज़्यादा बढ़ गए थे, खराब हो गए थे, जब 1974 और 1976 में हमारे द्विपक्षीय बायलैटरल एग्रीमेंट्स हुए थे. किस चीज़ के? टू डिमार्केट मतलब डिफाइन करना, मार्किंग करना, किस चीज़ की? मैरीटाइम बाउंड्री लाइंस की मार्किंग करना. उस समय पे ये रिश्ते जो है खराब हो गए थे. Mr. Stalin has done well to remind Mr. Jaishankar to convene a meeting of the joint working group. तो मिस्टर स्टालिन ने जो ये फैसला लिया कि भाई एस जयशंकर को याद दिलाया इस बारे में, वो बहुत अच्छा फैसला लिया उनने, जिससे कि क्या हो सके, मीटिंग बुलाई जा सके जॉइंट वर्किंग ग्रुप की, लास्ट हेल्ड वर्चुअली ओवर 2 years ago, जो कि पिछली बार वर्चुअल मीटिंग हुई थी 2 साल पहले. द एक्ट ऑफ इंडियन फिशरमैन क्रॉसिंग द इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन आर क्लियरली इलीगल. जाहिर तौर पे कि भाई वो साफ ये बोल रहे हैं कि हाँ, जो हिंदुस्तानी फिशरमैन ने बाउंड्री लाइन, इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन को क्रॉस करा, वो क्लियरली इलीगल है. फैक्टर्स रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज कैन नॉट बी डिलिंक्ड फ्रॉम द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ द मरीन इकोसिस्टम. बोल रहे हैं कि जो फैक्टर्स जुड़े हुए हैं किस चीज़ से, लोगों के रोजगार अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के, उनको हम इस चीज़ की महत्वता से दूर नहीं कर सकते कि भाई मैरीन लाइफ का भी अपना एक इकोसिस्टम है और उसको भी बचाना हमारी जिम्मेदारी है. A gradual replacement of bottom trawlers being used by Tamil Nadu fishermen is must. तो जो बॉटम ट्रॉलर्स होते हैं, जो पानी के अंदर गोता खा के, जो पानी के गहराई में जाके मछली पकड़ते हैं, उसको हमने रिप्लेस करने की ज़रूरत है, जो कि तमिलनाडु के मछुआरों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, वो बहुत ज़रूरी है. बट द फिशर फोक रिक्वायर टाइम टू प्रिपेयर फॉर डाइवर्सिफिकेशन. लेकिन मछुआरों को भी समय चाहिए कि अब जो चेंज आया है, जो डाइवर्सिफाई हो रहा है उनका डिपार्टमेंट, उसको उनको एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा. डीप सी फिशिंग, मरीन केज फार्मिंग, सीवीड कल्टिवेशन एंड प्रोसेसिंग एंड सी रैंचिंग, ये उनका जो चीज़ें हैं, सिनेरियो है, वो डाइवर्सिफाई हो रहा है और इसको एक्सेप्ट करने में, इसको प्रोग्रेस में लाने में, वर्क में लाने में उनको टाइम लगेगा. The experiences of the deep sea fishing project being executed by the Union and Tamil Nadu governments are clear enough to conclude that it is a failure. बोल रहे हैं जो कदम उठाए गए, डीप सी फिशिंग प्रोजेक्ट्स उठाए गए किसके द्वारा, यूनियन और तमिलनाडु गवर्नमेंट के लिए, वो साफ तौर पे फेलियर साबित हुए हैं. उनका कोई असल उद्देश्य जो है वो पूरा होता नहीं दिखाई दिया. आफ्टर नियरली 7 years ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, 7 साल हो गए किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट किए, ओनली 61 डीप सी फिशिंग वेसल्स हैव बीन हैंडेड ओवर टू बेनिफिशरीज. केवल 61 ही डीप सी फिशिंग वेसल्स जो है वो लाभकारियों को, लाभार्थियों को दिए गए हैं. विद 19 मोर अंडर कंस्ट्रक्शन, 19 और जो है वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं. इट वुड बी थॉटफुल इफ द यूनियन गवर्नमेंट क्लब्स द प्रोजेक्ट विद एन ऑल इंडिया प्रोग्राम. ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा विचारशील होगा, कंसिडरेट होगा अगर वो इनको दोनों को मिला देते हैं. इस प्रोजेक्ट को किसके साथ में मिला देते हैं? ऑल इंडिया प्रोग्राम के साथ में मिला देते हैं. वेयर द यूनिट कॉस्ट ऑफ अ डीप सी फिशिंग वेसल इज 40 लाख रुपीज़ हायर, जहाँ पे एक वेसल, डीप सी वेसल को बनाने के लिए जो लागत आएगी वो 40 लाख रुपए ज़्यादा आएगी. एटलीस्ट टू गेट अ बेटर रिस्पॉन्स इवन एट द स्टेज, पर उससे बेहतर रिस्पॉन्स मिल जाएगा इस स्थिति में भी. The unit cost of a deep sea fishing vessel under Central State Project is 80 lakh. तो अभी जो सेंट्रल स्टेट प्रोजेक्ट के अंदर में जो फिशिंग कॉस्ट आ रही है एक डीप सी वेसल बनाने की, वो 80 लाख आ रही है. न्यू दिल्ली एंड कोलंबो कैन डिवाइस एडिशनल स्कीम्स टू हेल्प दी नॉर्दर्न प्रोविंसेस फिशरमैन इवन मोर. बोल रहे हैं कि न्यू दिल्ली और कोलंबो मिलके ऐसा
प्रावधान कर सकते हैं जिसमें कुछ नई स्कीम्स मिल सकें नॉर्दर्न प्रोविंस के फिशरमैन के लिए, मछुआरों के लिए. But what is more important is that the two countries, representatives of the fishing community and officials from Tamil Nadu and Northern Province should meet soon to find a way out of the dispute. बोल रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि दोनों देश जो कि फिशिंग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और तमिलनाडु के ऑफिशियल्स और नॉर्दर्न प्रोविंस के जो ऑफिशियल्स हैं उनका आपस में बातचीत होनी चाहिए, उनको जल्द ही मीटिंग करके इस मसले को सुलझाना चाहिए. तो ये था पैसेज. आई होप आपको समझ में आया होगा. हुआ क्या है कि तमिलनाडु के कुछ मछुआरे जो हैं वो पकड़ लिए गए हैं श्रीलंकन नेवी द्वारा, और उनका भी एक सेलर जो है वो घायल हो गया है, वो मारा गया है इस पूरी प्रक्रिया के दौरान में. तो अब उसी के ऊपर आगे घटना का आगे एनालिसिस है कि भाई वो क्या चाह रहे हैं. वो चाह रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द जो है उन मछुआरों को छुड़ाया जाए. तमिलनाडु चाह रहा है. तो उन्होंने हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उनको याद दिलाया कि भाई हमारे मछुआरे ऐसे ऐसे फंसे हुए हैं और आप उनको लिए प्लीज़ जल्द से जल्द कुछ कीजिए, जो कि काफ़ी अच्छा कदम था कि उन्हें याद दिलाया. और अब इसके ऊपर आगे क्या कार्य होगा और हो सकता है उसकी पॉसिबिलिटीज़ बताएगी. What is the primary cause of conflict between the Indian and Sri Lankan fishermen as mentioned in the passage? क्या है उनके बीच में अहम मतभेद का मुद्दा क्या है? The annual 61-day ban on fishing of India's ईस्टर्न कोस्ट. तो उस बैन की वजह से तो कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ ना. बैन तो सालाना हर साल लगता है, तो उसकी वजह से तो ये कन्फ्लिक्ट नहीं है. द इंटरवेंशन ऑफ तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर इन फिशिंग डिस्प्यूट्स. तो उनको तो लेना ही पड़ना था. उनके व्यक्ति, उनके देश स्टेट के नागरिक जो हैं वो वहाँ पे फंसे हुए हैं, तो उन्होंने तो कदम उठाना ही था. तो ये इनकरेक्ट है. द ऑपरेशन बाय श्रीलंकन नेवी टू चेज अवे इंडियन पोचिंग ट्रैवलर्स, की हिंदुस्तान के जो पोचिंग ट्रॉलर्स हैं, मछुआरे हैं, उनको जो इलीगल तरीके से मछली पकड़ते हैं उनको भगाने का जो ये कार्य किया गया श्रीलंकन नेवी द्वारा, उनको पकड़ने का जो कार्य किया गया वो है मतभेद का कारण. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. What was the response of the Indian High Commission regarding the detained fishermen? हिंदुस्तान के हाई कमीशन का क्या रिस्पॉन्स रहा इसके बारे में? They sought the intervention of तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर. उन्होंने तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर को बोला है कि भाई आप हस्तक्षेप करो. नहीं, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने उनसे रिक्वेस्ट करी है. दे वर इनडिफरेंट टू द सिचुएशन. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था इस सिचुएशन से, वो बिल्कुल उदासीनता से इस सिचुएशन को देख रहे थे. दे इनिशिएटेड अ 61 डेज फिशिंग बैन. इनकरेक्ट है, वो पहले लगा था. दे सॉट द अर्ली रिलीज ऑफ द फिशरमैन इन जुडिशियल रिमांड एंड दोज सर्विंग सेंटेंसेस. जो लोग अभी जुडिशियल रिमांड में हैं उनको जल्द से जल्द रिलीज किया जाए, और जो लोग अपनी सजा काट रहे हैं उनको भी. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. What is the primary purpose of reviving the negotiation process between India and Sri Lanka regarding their fishery dispute? तो क्या मुख्य कारण है? देखो, मुख्य कारण ये है कि हर साल हमारे मछुआरे वो पकड़ेंगे, उनके मछुआरे हम पकड़ेंगे, और इस इशू को कंटिन्यू रखा जाए. इससे बेहतर है एक बार उसका प्रॉपर सोल्यूशन निकाल लिया जाए, फिर उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उस प्रॉपर सोल्यूशन के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएं, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात की जाए, वो अपने नागरिकों को बताई जाए, अपने अपने नागरिकों को बताई जाए, और फिर उसके अनुरूप जो है कार्य किया जाए. टू एड्रेस the issues stemming from the maritime boundary agreements of 1974 and 76. Option A is absolutely correct. कि उन मसलों को जो maritime boundary agreement 1974 और 76 के वजह से आए हैं उनको डील किया जाए. So option A is correct. Why is the gradual replacement of bottom trawlers by Tamil Nadu fishermen considered necessary according to the passage? बोल रहे हैं तमिलनाडु के फिशरमैन के जो रिप्लेसमेंट है बॉटम ट्रॉलर्स की, वो जल्द से जल्द की जाए, धीरे धीरे करके की जाए. वो क्यों जरूरी है पैसेज के अनुसार? बॉटम ट्रॉलर्स कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू मरीन पॉल्यूशन एंड दस अफेक्ट बायलेटरल रिलेशनशिप्स. इनकरेक्ट है, ये आंसर नहीं है इसका. उनका पोल्यूशन के ऊपर क्या असर पड़ता है वो हमने नहीं पढ़ा. बॉटम ट्रॉलर्स आर इकोनॉमिकली इनएफिशिएंट एंड लीड टू फाइनेंशियल लॉसेस फॉर द फिशरमैन. इनकरेक्ट है. Bottom trawlers threaten the marine ecosystem, necessitating sustainable fishing practices. Option C is correct. According to the passage, which of the following statement is true? Passage के अनुसार इनमें से कौन सी statement जो है वो correct है? The Indian High Commission has requested the release of 64 fishermen currently in judicial remand. तो 64 जो है वो judicial remand में, और जो कुछ
सजा काट रहे हैं उनकी बात की। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि 34 जो फिशरमैन है जुडिशियल रिमांड में और 6 जो हैं वो अपनी सजा काट रहे हैं, ठीक है, उनको छोड़ने की बात कही, 64 को नहीं। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर सॉट द इंटरवेंशन ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर टू कंटिन्यू द यूज ऑफ बॉटम ट्रॉलर्स बाय तमिलनाडु फिशरमैन। तो उन्होंने बीच में हस्तक्षेप करने के लिए इसलिए कहा ताकि उन मछुआरों को छुड़ाया जा सके, ना कि इसलिए कि भाई वो अपने बॉटम ट्रॉलर्स का इस्तेमाल करना जारी रख सकें। ये इनकरेक्ट है। अ सेलर फ्रॉम श्रीलंकन नेवी डाइड ड्यूरिंग एन ऑपरेशन टू चेज अवे इंडियन पोचिंग ट्रॉलर्स, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। India's northeast region dash for long experienced dash insurgency, internal conflict and unrest and the challenges have dash been dash। बोल रहे हैं हिंदुस्तान का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसने डैश किया है बड़े लंबे समय से। तो यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब आएगा, हैज, हैव, वाज, वर, ऐसे कोई वर्ब आएगा, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। तो कब तक किया है, बड़े लंबे समय तक उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है इंसर्जेंसी का। इंसर्जेंसी क्या होता है, जो अपने ही देश के नागरिक हमारे ही देश की सरकार के अगेंस्ट में हो जाए उसको बोलते हैं इंसर्जेंसी। इंटरनल कन्फ्लिक्ट, आंतरिक मतभेद, एंड अनरेस्ट एंड दी चैलेंजेस हैव डैश बीन, और अनरेस्ट यानी कि वहां पे स्थिति जो है हमेशा से ही स्थिर नहीं रहती है, कुछ ना कुछ उथल पुथल चलता रहता है। एंड जो चैलेंजेस उनको हैव डैश बीन, हैव नाउ बीन क्या होंगे, अब क्या होंगे, डैश बाय इट्स कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री, या फिर हैव ऑलवेज बीन, वो कब से प्रभावित रहे हैं, किसके साथ में, उनकी कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री जो रही है, जोग्राफिकल आइसोलेशन रहा है, और परसीव्ड नेग्लेक्ट बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो लगातार इनको नज़रअंदाज किया गया है केंद्र सरकार द्वारा, इन सब चीज़ों की वजह से नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये सारी घटनाएं होती रहती हैं। वन ऑफ द डैश प्रोमिनेंट of the restive northeast is the internecine wars within its border। एक सबसे प्रमुख, वन ऑफ द डैश प्रोमिनेंट यानी कि मोस्ट प्रोमिनेंट होगा, सबसे प्रमुख जो डैश है, कारण हो सकता है किस चीज का, ये जो सब बहुत ही अनस्टिल जो क्या चीज है, अनस्टिल नॉर्थ ईस्ट है, जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका जो बिल्कुल अस्थिर है, इज द इंटरनिसाइन वॉर्स। इंटरनेसाइन मतलब दोनों पक्षों को नुकसान पहुंचाने वाले जो वॉर्स चल रहे हैं बॉर्डर्स के अंदर, फ्यूल्ड बाय अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, जिनको बहुत सारे फैक्टर्स से, बहुत सारे कारणों से हवा मिलती है, रेंजिंग फ्रॉम एथनिक टेंशन, जिसमें क्या क्या शामिल है, एथनिक टेंशन, एथनिसिटी की हम यहाँ के हम यहाँ के नेटिव्स हैं, आप यहाँ के नेटिव्स हैं, नहीं हमारे पुरखे यहाँ पे रहे, नहीं आपके तो बाहर से आए हैं, वो जो एथनिसिटी का टेंशन है वो, टू रिसोर्स डिस्प्यूट्स, किसकी वजह से, जो रिसोर्सेज हैं उनके वहां तक जाकर कि रिसोर्सेज ये हमारी हैं नहीं आपकी हैं, वहां तक का इनमें डिस्प्यूट है, लीडिंग टू साइकिल्स ऑफ वायलेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जिसकी वजह से लगातार वहां पे थोड़े थोड़े समय अंतराल बाद कुछ ना कुछ वायलेंस, कुछ ना कुछ लोगों का विस्थापन होता रहता है। इंडियाज नॉर्थ ईस्ट रीजन डैश फॉर लॉन्ग एक्सपीरियंस्ड इंसर्जेंसी हैज, अब क्यों आएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट रीजन पूरा एक रीजन की बात किए जा रहे हैं, तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ड है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, क्या आएगा, हैज, फॉर लॉन्ग डैश, फॉर लॉन्ग एक्सपीरियंस्ड, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Insurgency, internal conflict and unrest and the challenges have dash been dash by its complex history। early been शुरुआती समय में, often अक्सर, still मतलब अभी भी, yet अब कुछ चीज होने जो बाकी है वो, ठीक है। सो ऑप्शन बी ऑफन इज करेक्ट। ऑफन बीन डैश बाय इट्स कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री, ऑफन बीन क्या होता है, ईज्ड मतलब शांत कर देना किसी चीज को, कंसंट्रेटेड मतलब किसी चीज में केंद्रित करना, सेपरेटेड अलग करना, एक्सेसरबेटेड मतलब और ज्यादा गंभीर होना और ज्यादा खराब करना। तो ये स्थिति और ज्यादा खराब कैसे होती है, उसकी कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री की वजह से, ऑप्शन डी इज करेक्ट। वन ऑफ द डैश प्रोमिनेंट, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट, सबसे ज्यादा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। डैश ऑफ द रेस्टिव नॉर्थ ईस्ट ऑब्जर्व्स मतलब किसी चीज को देखना, ऑब्जर्व करना, बारीकी से जांचना, परखना। डिराइव्स मतलब किसी चीज से कुछ लेकर आना, किसी चीज के अंदर से कुछ निकालना। फेसेट्स मतलब चेहरे, फैक्ट्स मतलब तथ्य। तो कई सारे चेहरों में से जो एक चेहरा है, एक पॉइंट है, वो क्या है, रेस्टिव नॉर्थ ईस्ट, जो अनस्टिल नॉर्थ ईस्ट है वो है,
और इसके साथ में लगातार होने वाला युद्ध है जो दोनों पक्षों को नुकसान पहुंचाता है। सो फैसेट्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। अंडरलाइन ईडीएम का हमें मीनिंग बताना है। ईडीएम है हिट द सैक। अब ध्यान से देखने की कोशिश करो। कमिंग फ्रॉम द मूवी अराउंड मिडनाइट, अब आधी रात को आप मूवी देखकर आ रहे हैं। द बॉयज डैश द सैक, यानी कि वो क्या हो गए, थक गए और एकदम से सोने चले गए। सो हिट द सैक मतलब वेंट टू स्लीप, ऑप्शन बी इज करेक्ट। वन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स द वर्स्ट पॉसिबल आउटकम, एक ऐसा व्यक्ति जो अक्सर ही खराब नतीजों की उम्मीद करता है, ठीक है, उनका आशंका जताता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पेसिमिस्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्टिमिस्टिक जो इसका उल्टा होता है, बिल्कुल पॉजिटिव सोचता रहता है वो। प्रीचर, प्रीचर मतलब जो ज्ञान वगैरह देता है। और सीरियल किलर, सीरियल किलर मतलब जो एक के बाद एक के बाद एक मर्डर करता रहता है, उसको मर्डर करने में मजा आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए पेसिमिस्ट इज करेक्ट। वन हु इज बैड इन स्पेलिंग्स, एक ऐसा व्यक्ति जो स्पेलिंग सही तरीके से नहीं लिख सकता, उसको क्या बोलते हैं। उस कार्टोग्राफर वो व्यक्ति होता है जो मैप्स वगैरह बनाता है। कैकोग्राफर, कैकोग्राफर वो व्यक्ति होता है जो खराब स्पेलिंग वगैरह लिखता है, स्पेलिंग सही से नहीं लिख सकता। शूफर, शूफर होता है जो कार चलाता है। कैलीग्राफर जो खूबसूरत सी हैंडराइटिंग पेन से, वाटर पेन से लिखते हैं ना, उसको बोलते हैं कैलीग्राफर। सो यहाँ पे ऑप्शन बी कार्टोग्राफर इज करेक्ट। डिमिन्यूटिव, डिमिन्यूटिव मतलब छोटा, बहुत ही छोटा, मिनिएचर, ठीक है। अब मिनिएचर मतलब भी बहुत छोटा, सिनोनिम बताना है, मिनिएचर ऑप्शन ए इज करेक्ट। इनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा। प्रोपोगंडा मतलब किसी एक विचार, कोई एक विचार। डिस्टिंग्विश मतलब भेद कर पाना। सो ऑप्शन ए मिनिएचर इज करेक्ट। The teacher was accused of brazen favoritism in assigning the grades. सिनोनिम बताना है ब्रेजन का। ब्रेजन का मतलब होता है बिल्कुल निर्लज, बहुत ही जो बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं महसूस करता, अनअशेम्ड, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड है मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब होता है विनीत, बहुत ही कम आंकने वाला, मतलब ठीक ठाक आंकने वाला, वो हो गया मॉडेस्ट। शाय मतलब शर्मीला। अनअशेम्ड, अनअशेम्ड मतलब बेशरम। अशेम्ड मतलब जिसको शर्म आ गई हो। तो यहाँ पे ब्रेजन इज द सिनोनिम फॉर अनअशेम्ड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Lewis can handle many of the European languages with its dialectical varieties fluently. तो लुइस हैंडल कर सकता है, फ्लुएंटली हैंडल कर सकता है, ठीक है। लेकिन वो हैंडल क्या कर रहा है, मेनी ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेजेस, यानी कि प्लूरल है, बहुत सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस को कर सकता है विद, तो फिर इट्स की बजाय क्या आएगा, देयर। डायलेक्टिकल वेराइटीज़ यानी कि अलग अलग यूरोपियन भाषा में भी डायलेक्ट जो है, बोलने का तरीका जो है वो अलग है। अब हमारी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन अगर आप बिहार की हिंदी बोलेंगे, यूपी की हिंदी बोलेंगे अलग है, महाराष्ट्र की हिंदी बोलेंगे अलग है, और पंजाब की हिंदी बोलेंगे या जम्मू कश्मीर की हिंदी बोलेंगे तो अलग है। तो वो क्या हो गया, डायलेक्ट, उनकी किस तरीके की बोलने का जो तरीका है, प्रचार है, उच्चारण है, वो कैसा है, ठीक है। तो इट्स की बजाय क्या आ जाएगा, देयर। ऑन इट्स डायलेक्टिकल वेराइटीज नहीं, विथ देयर डायलेक्टिकल वेराइटीज, ऑप्शन बी इज करेक्ट। The ruins of this building do tell us the story of defunct organization. Ruins मतलब जो अवशेष बच गए हैं, शेष ढांचा बच गया है, इस बिल्डिंग का जो शेष ढांचा बच गया है, वो हमें एक कहानी बताता है, किसकी, डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब डिफंक्ट का हमें सिनोनिम बताना है, तो डिफंक्ट का मतलब होता है बंद हो चुकी। तो बंद हो चुकी मतलब ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट मतलब बिल्कुल पुरानी हो चुकी, खत्म हो चुकी। एंशियंट मतलब प्राचीन। कंटेम्प्ररी मतलब आज के समय की। और प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट मतलब प्रमुख। तो यहाँ पे खत्म हो चुकी, बंद हो चुकी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। डिस्पाइट हैविंग अ ब्रोकन लेग, सारा मैनेज टू फिनिश दी मैराथन ऑन रिकॉर्ड टाइम। बोल रहे हैं टूटी हुई टांग के बावजूद भी सारा ने सही समय पे, रिकॉर्ड ऑन टाइम मतलब बिल्कुल सही समय पे, रिकॉर्डेड समय पर ही पहुंचकर मैच फिनिश कर दिया, ठीक है। फिनिश द मैराथन इन रिकॉर्ड टाइम, फिनिश द मैराथन ऑन रिकॉर्ड टाइम, फिनिश द मैराथन टू रिकॉर्ड टाइम, या फिनिश द मैराथन एट रिकॉर्ड टाइम। तो फिनिश द मैराथन इन रिकॉर्ड टाइम इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। हिज वाइफ वॉज किल्ड बाय हिम, एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो बाय के बाद में क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट, हिम से सब्जेक्ट किस में बन जाएगा, ही। वर्ब क्या है, किल्ड। वॉज हेल्पिंग वर्ब है, पास की घटना है, तो ही किल्ड, और किसको मारा, हिज वाइफ, ही किल्ड हिज
वाइफ। तो आगे क्या रहा है, हिम किल्स हिज वाइफ, इनकरेक्ट है, ही हैज किल्ड हिज वाइफ, ही किल्ड हिज वाइफ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। वंस रिलेटिव्स और फैमिली रिलेटेड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। जो हमारे आसपास के हमारे रिश्तेदार होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नेक्स्ट टू किन, है ना। तो किन क्या मतलब, वो हमारे रिश्तेदार। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। किल्ट एक तरीके की स्कर्ट होती है जो स्कॉटिश लोग पहनते हैं, लड़के पहनते हैं। किंडल मतलब दोबारा से मेल जोल हो जाना, मिलाप हो जाना। और काइन, काइन का मतलब होता है गायों का समूह। तो यहाँ पे ऑप्शन सी किन इज करेक्ट। शी इज नॉट एज क्लेवरेस्ट एज जॉन, क्लेवरेस्ट जो है वो सुपरलेटिव फॉर्म है। क्या है, सुपरलेटिव फॉर्म। लेकिन हम किसमें, उस लड़की में और जॉन के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो क्या होगा, शी इज नॉट एज क्लेवर एज जॉन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द प्रीव्यू वर्जन विल गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ द एंटायर बुक, एंटायर बुक नहीं होता, एंटायर बुक होता है, कि प्रीव्यू वर्जन जो है वो पूरी की पूरी किताब का आपको जिस्ट दे देगा, उसका ग्लिम्स दे देगा, उसका आइडिया दे देगा। ठीक है, तो ग्लिम्स के करेक्ट हैं, प्रीव्यू के करेक्ट हैं, वर्जन वर्जन के यहाँ पे करेक्ट है, केवल किसके इनकरेक्ट है, एंटायर के, ऑप्शन डी इज करेक्ट। कैमोफ्लाज, कैमोफ्लाज का मतलब होता है छुप जाना की कला होना। ठीक है, तो उसका सिनोनिम क्या आएगा, सैबोटाज, मतलब पीठ पे किसी चीज को तबाह करना, पीठ पे छुरा घोंपना। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट मतलब किसी चीज को संचालित करना, लागू करना। जैगैंटिक मतलब कि बहुत बड़ा। और डिस्गाइज मतलब छुपना। तो कैमोफ्लाज मतलब भी छुपना होता है, डिस्गाइज मतलब भी छुपना होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। कॉन्स्पिक्यूअस, कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है स्पष्ट, साफ, क्लियर। इसका सिनोनिम क्या होएगा, ओपेक, ओपेक मतलब थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा। अननोटिसेबल यानी कि किसी ने आपको पहचाना नहीं, नोटिस नहीं करा। ऑब्वियस, ऑब्वियस मतलब स्पष्ट है। और इफेक्टिव, इफेक्टिव मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली। तो यहाँ पे स्पष्ट यानी कि ऑब्वियस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द स्टॉर्म अपरूटेड अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज yesterday, हुआ क्या, स्टॉर्म आई, उसने क्या किया, अप्रूव कर दिया, किसको अप्रूव कर दिया, अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज। ठीक है, तो स्टॉर्म क्या है हमारा सब्जेक्ट, अप्रूटेड क्या है हमारा वर्ब, और लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। तो अब अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज, क्या किया गया, अप्रूव किए गए। तो अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज वर अप्रूटेड, अब कहाँ अप्रूव किए गए, by the storm yesterday. A large number of trees were uprooted by the storm yesterday. अब यहाँ पे a large नहीं आ रहा, जो कि यहाँ पे a large number of trees है, तो ये incorrect हो जाता है। A large number of trees was, बहुत सारे trees के साथ में was नहीं आएगा, trees was ये incorrect है। A large number of trees were uprooted by the storm yesterday, option D is correct. दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।